चलिए, वेलकम टू द सिविल इंडिया चैनल। आज की क्लास में सभी का स्वागत है। बेटा पिछले टर्न हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू किए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि वेडनेसडे को शाम 6 बजे जो क्लास होती है उसमें हम आप लोगों को क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराते हैं। दूसरी एक सीरीज हम लोग टॉपिक वाइज भी पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने वर्णमाला पढ़ाना आपको शुरू किया था। और पिछले टर्न मैंने आप लोगों को हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं सभी पढ़ा दिए थे। स्वरों के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं, जिसमें पहला प्रकार बताया था उत्पत्ति या जन्म के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक स्वर और अमात्रिक स्वर। इसके बाद में बताया था कि जीव आकृति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। और मुख आकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें बताया था कि विव्रत स्वर और अर्धविव्रत, समृत स्वर, अर्ध समृत। और इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। आपका एक आता है वृत्ताकार या वृत्तामुखी बोलते हैं, दूसरा अवृत्ताकार या अवृत्तामुखी बोलते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने स्वर कंप्लीट कर लिए थे। विधिवत स्वरों में जितने क्वेश्चन आते सब हो गए थे आपके। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। इसीलिए आपकी जो क्लास है हिंदी वर्णमाला और भाग 2, ठीक है। तो ये जो भाग 2 है यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे व्यंजन, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास जो हम लोगों की होगी वो व्यंजन से स्टार्ट होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करें, यानी अगर हम बात करें कि हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन आपके रहते हैं 33, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन ही बने कि हिंदी में व्यंजन, ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था पीछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं, जिसमें 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 अनुस्वार अयोगवा होते हैं और 2 आपके उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की, और ये व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग व्यंजनों की शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले व्यंजन, ये व्यंजन है क्या? तो आप ध्यान रखेंगे कि जिन अक्षरों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जिन अक्षरों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो हम दोनों तरह से कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो व्यंजन अक्षर हैं ये वो होते हैं कि इनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता है। अगर किसी अक्षर में स्वर नहीं है तो वो अर्ध व्यंजन कहलाता है। चलिए खैर, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब अच्छा, यहाँ पर व्यंजन जो 33 होते हैं, एक क्वेश्चन और आता है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी हम यहाँ शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि व्यंजन के प्रकार, तो व्यंजन मुख्य रूप से होते हैं 3 प्रकार के और सामान्य तौर पर होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। जिसमें सबसे पहला प्रकार आपका आता है पहला वर्गीय व्यंजन। तो नंबर 1 पर आपका आएगा वर्गीय व्यंजन, और ये वर्गीय व्यंजन होते हैं 25। वर्गीय व्यंजन कितने होंगे? तो 25 होते हैं। दूसरा प्रकार यहीं पर आपका आता है संयुक्त व्यंजन। दूसरा आपका आएगा संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। तो अगर आपसे कभी पूछे संयुक्त व्यंजन कितने होंगे, तो 4 होंगे। तीसरा प्रकार आपका यहीं पर आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन भी आपके होते हैं 4, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर देखें, मैंने कहा था हिंदी में व्यंजन 33 हैं, तो 25 वर्गीय व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 4 आपके हो गए ऊष्म व्यंजन, ठीक। मुख्य रूप से 3 प्रकार, सामान्य तौर पर। चलिए चारों एक साथ बता लेते हैं फिर आगे बताते हैं। इसके बाद आपका आता है इसी में अंतस्थ व्यंजन। यही आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं 4। अब मैंने कहा कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, सामान्य तौर पर 4 प्रकार के। तो वो देखो, मुख्य रूप से 3 हैं, जिसमें पहला 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं ये।
तीसरा जो मैंने लिखा ऊष्म व्यंजन ये है, और चौथा अंतस्थ व्यंजन। तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के हैं। तो आपके 25, 4 29 और 4 33 हो गए। सामान्य तौर पर देखेंगे तो व्यंजन होते हैं 4 प्रकार के, जिसमें चौथा प्रकार हमारा ये संयुक्त व्यंजन भी आता है। ठीक है, तो आज हम लोग इन व्यंजनों को, जो 33 व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में, इनको पढ़ने वाले हैं और इन सबको हम एक साथ पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो जो पहला प्रकार मैंने बताया आपका वर्गीय व्यंजन, यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। चलिए, तो सबसे पहले वर्गीय व्यंजन। अच्छा, वर्गीय व्यंजनों की शुरुआत होती है का वर्ग से। यहाँ हम आपको एक चार्ट बताएंगे, इस चार्ट को आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपने इसको समझ लिया तो इसमें आने वाले जितने क्वेश्चन होंगे आपके सब लगेंगे। कभी भी यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, समझ रहे हैं? कभी भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। व्यंजनों से आप टेंशन फ्री रहें। चलिए, तो सबसे पहला हमारा आता है का वर्ग। नंबर 1 पर का वर्ग आता है। इस का वर्ग को बोलते हैं कंठ। का वर्ग को बोलेंगे कंठ। और इसमें आपका आता है का, खा, गा, घा और इंगा। ठीक, चलिए। तो ये पांचों अक्षर, जैसा मैंने कहा कि का वर्ग को बोलते हैं, जैसे ये दिया का वर्ग को बोलते हैं कंठ वर्ग। अच्छा, ये कंठ लिखा है, हम अगर चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कंठे। यानी अगर हम हिंदी वर्णमाला में बात करें, संस्कृत में हालांकि इनमें अंतर होता है, हिंदी वर्णमाला में ये कंठ और कंठे एक ही बात है। ठीक है, तो का वर्ग को बोलते हैं कंठ वर्ग। अब कंठ वर्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको ये जो नाम दिए गए, ये उच्चारण स्थान के आधार पर दिए गए। ठीक है, तो जब हम का खा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं का खा, तो क्या होता है, जो हमारी जीभ है वो कहीं एक निश्चित जगह नहीं लगती है, बल्कि कंठ का प्रयोग ज्यादा होता है। आप बोल के देखें, का खा, कंठ का प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए इन पांचों अक्षरों का उच्चारण होता है कंठ से। इन पांचों अक्षरों को उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से। अच्छा, हम किसी भी अक्षर को जब बोलते हैं तो बोलते समय प्रयोग पूरे मुख का होता है, लेकिन उसमें ऐसा होता, कोई मुख का एक अंग ऐसा होता है जिसका प्रयोग ज्यादा होता है। जिसका प्रयोग ज्यादा होगा वही उसका उच्चारण स्थान है। जैसे मैंने कहा कि का उच्चारण स्थान कंठ है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाकी अंगों का प्रयोग नहीं होगा। जब भी का खा बोलेंगे तो मुख के सभी अंगों का प्रयोग होगा, लेकिन कंठ का प्रयोग ज्यादा होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। समझ रहे हैं? चलिए, तो का वर्ग का उच्चारण कंठ से हो गया। इसी के बाद में दूसरा हमारा यहाँ पर आता है चा वर्ग, और इस चा वर्ग को बोलते हैं तालु। इसको बोलेंगे तालु। अच्छा, इसको तालु कहो या आप इसको तालव्य भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको तालु कहिए या हम इसको तालव्य भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तालु कहें या तालव्य कहें। इसमें आपका आएगा चा, इसके बाद में छा, जा, झा और या। ठीक, तो चाचा, जा, जा, या, ये आपके पांचों कहलाएंगे तालु। अच्छा, तालु का मतलब है कि जब हम चा वर्ग को बोलेंगे या चा वर्ग के पांचों अक्षरों को बोलेंगे तो जो हमारी जीभ है वो ऊपर तालु में लगती है। अगर जीभ तालु में ना लगे तो आप चा छा नहीं बोल सकते हो। आप मन ही मन प्रयास करके देख सकते हो। अगर आप जीभ को उंगली से पकड़ भी लोगे तो फिर चा नहीं बोलोगे, आई बोलते रहोगे। ठीक है, तो जब भी हम इन पांचों को बोलेंगे तो जीभ हमारी ऊपर तालु में लगती है। हम लोग बोलते हैं चा, छा, तो जीभ ऊपर तालु में लग रही। जब तक जीभ तालु में नहीं लगेगी आप चा नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो इन पांचों अक्षरों का उच्चारण कहाँ से है? तालु से। तो तालु या तालब दोनों कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा वर्ग हमारा आता है टा वर्ग। इस टा वर्ग को बोलते हैं मूर्धा। इसको बोलेंगे मूर्धा। ठीक, अच्छा, मूर्धा के साथ साथ में हम इसको मूर्धन्य भी कह सकते हैं। तो मूर्धा कह दो या मूर्धन्य कह दो, एक ही बात है। इसमें आपका आता है टा, इसमें आएगा ठा, इसमें आता आपका डा, इसमें आता है ढा और इसमें आता है अड़ा। ठीक है, ये आपके पांचों अक्षर कहलाते हैं मूर्धा।
अब अच्छा, यहाँ मूर्धा का क्या, मूर्धा के दो अर्थ होते हैं। एक तो जिन अक्षरों को बोलते समय मुख के किसी एक भाग का नहीं बल्कि पूरे मुख का प्रयोग हो, उन्हें मूर्धा कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं टा, टा टा बोलेंगे तो देखो जीभ ऐसी सीधी होती है, पलट जाती है और नीचे का भाग ऊपर हल्का सा लगता है और पूरे मुख में एक वाइब्रेशन होता है, यानी मुख के हर अंग का प्रयोग होता है। आप बोल के देखिए टा, ठा। तो जीभ जो हमारी है वो पलट के ऊपर लगती है और पूरे मुख में एक वाइब्रेशन होता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं मूर्धा, यानी पूरे मुख का प्रयोग होता है। दूसरा अर्थ ये है, जैसे मैंने कहा कि का का उच्चारण कंठ से है और चा का उच्चारण तालु से है, तो जिन अक्षरों के उच्चारण में कंठ और तालु के बीच का भाग काम करे, समझ रहे हैं, यानी कंठ और तालु के बीच का भाग काम करेगा, वो मूर्धा कहलाएंगे। तो मूर्धा के दो अर्थ हैं, जिसके उच्चारण में पूरे मुख का प्रयोग हो वो मूर्धा है, जिसके उच्चारण में कंठ और तालु के बीच का भाग काम करे वो भी मूर्धा है। समझ रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रहे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है तावर्ग। तावर्ग को बोलते हैं दंत, तावर्ग को बोलेंगे दंत। अच्छा, दंत या हम इसी को दंत्य भी कह सकते हैं, तो दंत वर्ग कह दो या दंत्य कह दो, एक ही बात है। ठीक है बेटा। चलिए, यहाँ आपका आता है ता, था, दा, धा और ना। तो ये ता था दा धा ना आपका कहलाएगा दंत, क्योंकि देखो जब भी हम लोग बोलेंगे ता था तो जो हमारी जीभ है ऊपर दांत में लगती है, पहले पहले दांत में लगेगी फिर तालू में लगेगी, तो इसलिए इन पांचों अक्षरों का उच्चारण स्थान दंत कहलाता है। तो तावर्ग का उच्चारण दंत से होता है। लास्ट आपका आता है पावर्ग, और इस पावर्ग को बोलते हैं ओष्ठ, इसको बोलेंगे ओष्ठ। अब अच्छा, इसको अगर चाहो आप तो ओष्ठे बोल सकते हो, यानी ओष्ठ कहिए या ओष्ठे कहिए, एक ही बात है। हालांकि ये केवल हिंदी के लिए, अगर हम संस्कृत वर्णमाला में देखेंगे तो दोनों में अंतर होता है, एक वर्ण नाम है और एक उच्चारण स्थान है, लेकिन हिंदी में हम एक ही बात दोनों को समझ सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आए अभी तक उसमें कई बार ऐसा हुआ इसको और इसको एक ही को मानते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमारा आता है पा, फा, बा, भा और मा। ठीक, ये पांचों आपके कहलाएंगे ओष्ठ वर्ग। ठीक है, ये पांचों कहलाएंगे ओष्ठ वर्ग। अब देखो जरा, इनको ओष्ठ वर्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग बोलेंगे पा, फा, तो क्या होता है, हमारे जो वोट होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। अगर आप ये सोचो कि हम मुंह खुला रहे और पा बोलने, जैसे हम लोग बोलते हैं आ, देखो मुंह खुला है, मुंह खुला है, उसी तरह के ऐसा ही मुंह करके पा बोल सकते हो, नहीं बोल पाओगे। तो जब भी हम पा फा बोलेंगे तो वोट हमारे पूरी तरह से आपस में चिपक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ओष्ठ वर्ग। तो पा फा बोलते समय ओठों का प्रयोग होता है, समझ गए। बल्कि इनमें देखो क्या होता है, जब पा फा बोलेंगे तो ओठ आपस में पूरे चिपक जाते हैं, अंदर हवा का एक प्रेशर बनता है, फिर हम मुंह खोलते हवा बाहर निकलती, तभी तो शुद्ध पा फा बोलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है, किसी के दांत नहीं होते, वो बोलना कुछ और चाहता है और बोल कुछ और जाता है, वो इसीलिए होता है, भाई दांत होते नहीं है ना, हवा का प्रेशर जो होता है पूरा ओंठों पे होता है, ओंठ लीक कर गया, हवा निकल गई, बोलना था कहाँ निकल गया, पूरा सेंटेंस गड़बड़ हो जाता है। चलिए, तो ये हमारे होते हैं 25 वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। अब देखो जरा, इनको वर्गीय क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 5-5 के वर्ग में है, 5-5 के वर्ग में है, इसलिए वर्गीय बोलते हैं। इन्हीं को हम स्पर्शी भी बोलते हैं। स्पर्शी क्यों बोलते हैं, जब भी इनको बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्शी भी बोलते हैं और वर्गीय भी बोलते हैं। कितने होते हैं, 25। क्लियर। तो बेटा इन सबके उच्चारण स्थान तो आपको समझ आ गए कि का वर्ग के पांचों अक्षर कंठ से बोले जाते हैं, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से और पा वर्ग ओष्ठ से। अब यहाँ पर कुछ चीजें इसमें और समझना जरूरी है। ठीक है, इस चार्ट में अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चलिए देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या बनता है, ये हमारा जो पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर है, इस पहले तीसरे पांचवें अक्षर को बोलते हैं अल्प प्राण। ठीक है, इसको बोलेंगे अल्प प्राण। ठीक, अब अच्छा, अल्प प्राण, अब देखो जरा, इस अल्प का मतलब होता है कम
और प्राण माने वायु, यानी जिन अक्षरों के उच्चारण में श्वास मुख से कम मात्रा में वायु निकाले वो कहलाएंगे अल्प प्राण। ठीक। अच्छा, जब भी हम इनको बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं का, खा, है ना, का, खा, तो यहाँ पर क्या होता है, गा। का में बोलने में समय कम लगता है, खा में ज्यादा लगता है। गा में कम लगेगा, घा में फिर ज्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब है कि पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्प प्राण है, और ये कोई एक अक्षर नहीं होता है, ये लंब में चलते हो। लंब हम लोग कैसा डालते हैं, ऊपर से नीचे, यानी देखो का से लेकर के पा तक के पांचों अक्षर अल्प प्राण हैं, गा से लेकर के बा तक के पांचों अक्षर अल्प प्राण हैं, और यहाँ इंगा से लेकर के माँ तक, यहाँ से माँ तक के पांचों अल्प प्राण हैं। यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कुल मिलाकर के 5 तियो 15 अक्षर अल्प प्राण होंगे। इसी में आपका फिर आपका आता है ये दूसरा और चौथा अक्षर, तो ये दूसरा और चौथा कहलाता है महाप्राण। दूसरे और चौथे को बोलेंगे महाप्राण। अच्छा, ये दूसरा चौथा जो है ये भी कोई एक अक्षर नहीं होता है, ठीक है, ये भी लंब में चलते, यानी देखो खा से लेकर के और फा तक के पांचों महाप्राण हैं, यहां से लेकर के यहां तक के पांचों महाप्राण हैं। यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्प प्राण है और दूसरा, चौथा महाप्राण है। यानी इन 25 में से 15 अल्प प्राण होते हैं और 10 महाप्राण होते हैं। चलिए इसके बाद देखो जरा, इसमें हमारी ये जो पहली और दूसरी लाइन है, समझ रहे हैं, पहली और दूसरी लाइन क्रमशः, इसको बोलते हैं अघोष, इसको बोलेंगे अघोष। और ये जो हमारी तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन है, ये तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन, ठीक। तो ये जो तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन है हमारी, देखो जरा, तो यहां सब थोड़ा सा कलर बदल देते हैं। ये पहली और दूसरी लाइन, यहां से आपकी ये तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन, ये आपके कहलाएंगे, जैसे हमने कहा कि पहली और दूसरी लाइन क्या कहलाएगी, तो ये कहलाएगी अघोष, ठीक। और तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन आपकी कहलाएगी सघोष। अब यहां पर आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, देखो इस आ का मतलब होता है नहीं, आ का मतलब क्या है, नहीं, और सा का मतलब होता है साथ, और घोष माने होता है झनकार, वाइब्रेशन। तो जो अक्षर वाइब्रेशन के साथ बोले जाते हैं, झनकार के साथ बोले जाते हैं, वो सघोष हैं, और जो झनकार के साथ नहीं बोले जाते वो अघोष हैं। तो यानी जब हम इन अक्षरों को बोलते हैं तो आवाज स्वर तंत्रियों के माध्यम से आती है। तो जिन अक्षरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झनकृत होती हैं वो सघोष हैं, जिनमें झनकृत नहीं होती हैं वो अघोष हैं। तो पहली और दूसरी लाइन जो हमारी है ऊपर से नीचे लंब में, यानी 5 5 10 अक्षर, तो हर वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर अघोष है, और ये तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष है, ठीक। तो यानी इस 25 में से 10 अक्षर अघोष हैं और ये 15 सघोष हैं। सघोष बोलते जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झनकृत होती हैं वो सघोष, और जिनमें झनकृत नहीं होती हैं वो अघोष। तो पहली, दूसरी लाइन अघोष, तीसरी, चौथी, पांचवी सघोष होती है। इसके बाद देखो जरा, अब एक कंडीशन हम यहाँ और समझ सकते हैं, इसमें जो केवल लास्ट की लाइन है, ठीक, देखो ये जो हमारी अंतिम लाइन है जे वाली, इसको बोलते हैं अनुनासिक। इस लाइन को बोलेंगे अनुनासिक, ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, इसको बोलते हैं अनुनासिक, या हम इसी को कह सकते हैं पंचमाक्षर, अनुनासिक या पंचमाक्षर, ठीक। चलो देखो जरा, अनुनासिक या पंचमाक्षर। अब अच्छा, इनको पंचमाक्षर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 5वें नंबर पाते हैं। देखो हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो ये सब 5वें नंबर पाते हैं, इसलिए पंचमाक्षर बोलते हैं। अनुनासिक का अर्थ है कि जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता उसको अनुनासिक बोलते हैं, या जिसके उच्चारण में नाक का प्रयोग होता है वो अनुनासिक कहलाते हैं। तो अनुनासिक के 2 अर्थ हैं, जिन अक्षरों का उच्चारण नाक से होता है वो अनुनासिक कहलाएंगे, जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है वो भी अनुनासिक कहलाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये चीज समझ आ गई।
तो अब यहाँ अगर हम पूरी कंडीशन एक साथ समझें, देखो जरा, तो हमारी ये जो पहली लाइन है ऊपर से नीचे, ये अघोष है और अल्पप्राण है, यानी इसके साथ दो कंडीशन है। ठीक, पहली लाइन ऊपर से नीचे पांचों अक्षर अघोष अल्पप्राण है। दूसरी लाइन हमारी ऊपर से नीचे, दूसरी लाइन जो ऊपर से नीचे की है ये अघोष है और महाप्राण है। ठीक है, तीसरी लाइन ऊपर से नीचे अघोष सघोष है और अल्प प्राण है। चौथी लाइन हमारी ऊपर से नीचे सघोष है और महाप्राण है। पांचवी लाइन हमारी जो ऊपर से नीचे के पांचों अक्षर हैं लंब में, ये अल्प प्राण है, सघोष है और पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण भी है। ठीक है, पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण भी होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे 25 होते हैं वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, समझ रहे हैं? तो ये चीज ध्यान रहे। अब इससे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ समझ आ गया, इसमें से सभी के उच्चारण स्थान पूछ सकता है। अल्पप्राण महाप्राण पूछता है, तो अल्पप्राण आप जानते हो जिनके उच्चारण में कम समय लगे अल्पप्राण है, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे वो महाप्राण है। अघोष वो होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झनकृत नहीं होती हैं। सघोष वो होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झनकृत होती हैं। ठीक है, अब अच्छा यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है जरा हम बता देते हैं आपको। तो देखो ये 25 वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन यहाँ से कंप्लीट हुए। अच्छा एक चीज यहाँ से और समझ लेते हैं जरा, देखो जैसे हमने कहा आपसे कि ये हमारा जो पा वर्ग है, इस पा वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है, और मैंने कहा कि इन पांचों का उच्चारण ओष्ठ से है, तो हिसाब से देखेंगे तो माँ का उच्चारण क्या हुआ, ओष्ठ हुआ। लेकिन इधर ये भी तो कह रहा भैया कि अनुनासिक है, पंचमाक्षर है ना, तो यानी माँ का उच्चारण दो हो गए, माँ के दो उच्चारण स्थान हो गए। इधर पा वर्ग से देखेंगे तो माँ का उच्चारण ओष्ठ से है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो माँ अनुनासिक है, यानी इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होगा। यही कंडीशन इसके साथ भी आएगी, ना के साथ भी आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो ना का उच्चारण दंत से होगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये ना हमारा अनुनासिक होगा। यही कंडीशन इसके साथ है, यही इसके साथ है, यही इसके साथ है, समझ रहे हैं? यानी ये पांचों अक्षरों के दो दो उच्चारण स्थान है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो अणा जो है वो मूर्धा है, वहां से देखेंगे तो अनुनासिक है, समझ गए? तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि माँ ओष्ठ में लगवा रहा है कि अनुनासिक में लगवा रहा है, एक ही मिलेगा। इसीलिए आप एक क्वेश्चन यहाँ और समझ सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं, वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि मूलतः, ठीक है, वर्गीय व्यंजन, मूलतः अगर कह दे कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं तो 20 होते हैं। ध्यान रखना, मूल रूप में वर्गीय व्यंजन तो 20 है, मूलतः वर्गीय व्यंजनों की संख्या तो 20 है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ मैंने बताया आपको, ये अलग हो रहे हैं, इनके दो दो उच्चारण स्थान है, तो शुद्ध रूप में जो वर्गीय व्यंजन है वो बेटा आपके ये 20 ही बचते हैं। हाँ, अगर कभी ये पूछे नॉर्मली कि वर्गीय व्यंजन कितने हैं तो आप कहेंगे 25 हैं। अगर कहे मूलतः वर्गीय व्यंजन तो 20 है, या मूल रूप में वर्गीय व्यंजन तो 20 होते हैं। क्लियर? ये चीज समझ लिए। तो यहां से आपके ये वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जरा हम आपको बता देते हैं कि यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखो जैसे मान लो ये हमने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ए बी सी और डी, ये दे दिया। यहाँ मैंने 4 अक्षर दे दिए, एक मैंने दिया का, ठीक, एक मैंने आपका दे दिया छा, एक मैंने आपका दे दिया जा, और एक मैंने दे दिया टा। अब आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा सघोष अक्षर है, कौन सा सघोष है। तो अब आपको पता है कि हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। तो आपने पढ़ा कि का वर्ग का पहला है, चा छा वर्ग का दूसरा, ईटा वर्ग का पहला, तो कौन सघोष है? जा सघोष है। या पूछ लेगा कौन सा सघोष, कौन सा अघोष नहीं है तो भी जा है, कौन सा सघोष है तो भी जा है, क्योंकि ये तीनों अघोष हैं, ये सघोष है। ये पूछ लेगा कि कौन सा अक्षर महाप्राण है, तो आपको पता दूसरा चौथा महाप्राण होता है। तो देखा आपने का पहला है, जा तीसरा है, टा पहला है, लेकिन छा दूसरा है, तो कौन सा महाप्राण है तो छा है, कौन सा अल्प प्राण नहीं है तब भी छा है। समझ गए? तो इस टाइप से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बेटा आपके ये यहाँ से वर्गीय व्यंजन कंप्लीट हो गए। इसके बाद में अब हम वर्णमाला पार्ट 3 में पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और
इसके अलावा जो और चीज़ें इसमें जुड़ती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं भी, ये मुख्य वर्गीकरण बताया था, बहुत से अक्षर ऐसे होते हैं जो अलग से रहते हैं, तो वो सब हम पार्ट 3 में पूरी वर्णमाला कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग पार्ट 3 में मिलते हैं। और क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।